आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे वो है डिटर्मिनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं आज। ठीक है, तो कल आप पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हमने कहाँ पे एंड किया था। हमने डिटर्मिनेंट का फार्मूला ड्राइव किया था और उसके आगे हमने आज एग्जांपल इसकी देखते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के मतलब 3 या 3 से बड़े ऑर्डर का हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कल हमने बात की थी कि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए उसको रो 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 से एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसी तरह किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट ऑफ रो के किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को इनके कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें मैंने 3 कोफैक्टर्स का पूछा और साथ में डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो ये गौर करें तो ये कोफैक्टर है पहली रो के तीनों एलिमेंट्स के। ठीक है, तो अब ये हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो इन्हीं की मदद से हम क्या कर लेंगे, हम वो फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, चले फाइंड करते हैं। तो देखें, सबसे पहले a11 फाइंड किया। a11 कैसे फाइंड करेंगे, a11 फाइंड करने के लिए हमने कल बात की थी कि a11 जो कोफैक्टर का फॉर्मूला वो क्या होता है, -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। i प्लस जे क्या है जी, एलिमेंट की लोकेशन, या यू देख ले कि ये आप किस एलिमेंट को कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, वो है 1 1 पहली रो पहले कॉलम। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट इसका हमने कोफैक्टर फाइंड करना है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 1 और साथ में माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो माइनर आपने किस तरह लिखना होता है कि ये 1 1 है, दैट मीन्स कि आपने पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, तो ये देखें बाकी जो बचता है 3 1 -3 2। ठीक है, 3 1 -3 2, और इसको करना सिंप्लीफाई करना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये -1 की पावर 1 प्लस 1 -1 की पावर 2, तो 3 2 आर 6। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 2 बार 6 और माइनस ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला और -3 1 टाइम्स -3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 9। ठीक है, तो सिमिलरली हम फाइंड करते हैं सेकंड को फैक्टर a12। सेकंड को फैक्टर हम फाइंड करते हैं a12। ठीक है, उसके लिए देखिए वही सेम टू सेम फार्मूला, क्या करना है, -1 की पावर i प्लस जे और साथ में उसी एलिमेंट का माइनर लिख देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चले देखते हैं, -1 की पावर इसकी लोकेशन क्या है 1 2, दैट मीन्स किसकी पावर क्या आएगी 1 प्लस 2। ठीक है, तो साथ में को फैक्टर साथ में हम लिखेंगे माइनर इसका एलिमेंट 1 2 का। एलिमेंट 1 2 कौन सा है, पहली रो सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स के -2 का हम को फैक्टर लिखने लगे हैं। ठीक है, तो ये है 1 2, दैट मीन्स के फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो बचा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे लिखे -2 4 -2 4। ठीक है, 1 2 और ये 1 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखिए -1 की पावर 1 प्लस 2 3। ठीक है, तो ये -1 की पावर 3। इसको जब सॉल्व किया डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस 2, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा -4। ठीक है, और माइनस डिटर्मिनेंट का फार्मूला और 4 1 आर 4, तो ये -4 -4। ठीक है, तो -1 की पावर 3, ये क्या बच जाता है -1 और साथ में
-8 ब्रैकेट में आ गया, ठीक है, -4 -8, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +8 बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम थर्ड को फैक्टर फाइंड करते हैं जो कि है A13, ठीक है। A13 जो हमसे पूछा गया है, तो ये कैसे हमने फाइंड करना है, सेम यही मेथड है, -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। तो दैट मीन्स के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। 3 का हमने को फैक्टर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पहली रो और तीसरा कॉलम हम डिलीट करेंगे, तो बाकी जो बचता है वो -1 की पावर i + j के साथ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये देखें -2 4 -2 4 3 -3, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर क्या आ गया, -6, ठीक है। तो तीन चीजें तो आ गई। अब हमें पता है कि हमने डिटर्मिनेंट का फार्मूला जो ड्राइव किया था। अब ये देखें जो हमने 3 को फैक्टर फाइंड किए, ये पहली रो के तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इस क्या कर सकते हैं, इन्हीं को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे देखें कि मैंने डिटर्मिनेंट का फार्मूला कौन सा यूज किया है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 वाला। गौर करें ना, ये पहली रो का एलिमेंट A11 और साथ में उसका कोफैक्टर प्लस A12 और साथ में उसका कोफैक्टर प्लस A13 और साथ में उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो अभी इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये भी आपका डिटर्मिनेंट अभी आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए A11 की वैल्यू क्या है, A11 क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट, तो ये देखें गौर करें क्या है वो 1, ठीक है। तो ये देखें 1 लिखा, और साथ में क्या है, कैपिटल A11, यानी कि पहली रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 9, ठीक है। तो साथ में ये देखें 9 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी फार्मूले में A12, ठीक है, यानी कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, -2, ठीक है। तो ये आ गया -2 और साथ में इसी का कोफैक्टर जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है 8, ठीक है। तो ये भी साथ में 8 आ गया। थर्ड नंबर पे क्या है, A13, ठीक है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये 3 आ गया, ठीक है। और साथ में इसी का कोफैक्टर जो हमने फाइंड किया हुआ है -6, ठीक है। तो इसके साथ में आ गया -6। अब इनको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है, 9, ठीक है, और ये 2 8 16, साथ में आ गया 16, और ये -18। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये -25 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब ये आसान काम है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा बच्चों देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो कोई डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें ना, तो उसको एक्सपेंशन से सॉल्व करना कोई मतलब आसान नहीं होता, ठीक है। वो उसकी कैलकुलेशन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन दैट केस ना हम इन प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो वो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है और उनको कैसे उन्हें यूज करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहता है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो बच्चों कहता है कि आप किसी मैट्रिक्स का डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लें और डिटर्मिनेंट ले लें, या उसका आप ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले लें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है, उसका आपने डिटर्मिनेंट लिया, फर्ज करें वो 2 आ गया सपोज, ठीक है। तो आप उसका ट्रांसपोज पहले लेके फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो वो फिर भी 2 ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स के डिटर्मिनेंट लेने से और ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 2 आगे आ जाए, देखते हैं क्या क्या की प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहते हैं इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, याद रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। 2 रोज और 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, कि कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें ना, इनकी जगह चेंज कर दें आपस में, ठीक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज -a का डिटर्मिनेंट। अगर एक मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो फर्ज करें 2 आया है, तो अब आप उसी मैट्रिक्स की 2 रोज
या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो अब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ना तो वो अपोजिट साइन में आएगा, ठीक है। अगर पहले 2 आया था तो -2 आएगा। जैसे कि अब देखते हैं इसकी एग्जांपल, ये देखें मैंने एक सिंपल सा मैट्रिक्स लिखा 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो इसमें देखिए ज़रा, इसको अगर सॉल्व आप करें तो ये क्या आता है 4 - 6, ठीक है। तो ये आएगा -2, ठीक है। लेकिन अगर इसकी मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, ये देखिए मैंने अब सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया है, ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया और फर्स्ट रो को सेकंड बना दिया। रो 1 और रो 2 को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो अब जरा गौर कीजिए, 2 3 बार 6, ठीक है, और ये 4 1 बार 4, तो 6 - 4 अब आ गया आपके पास +2। पहले हमारे पास आया था -2 और अब आ गया +2, ठीक है। तो देखिए हमने जस्ट रोज यहाँ कॉलम दोनों काम आप कर सकते हो, ठीक है। इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा कि डिटर्मिनेंट की अलामत में फर्क आ जाएगा, ठीक है। अगर पहले प्लस का आया तो अब नेगेटिव का आएगा, अगर पहले नेगेटिव का आया तो अब वो प्लस का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टी वो है, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A has 2 identical rows or 2 identical columns, then its determinant is equal to 0, ठीक है। A has 2 identical rows or 2 identical columns। अब कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, उसमें कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स क्या है आइडेंटिकल, मतलब कि एक जैसे, जो मतलब अगर एक कॉलम की एंट्री 1 2 है तो दूसरे की भी एंट्री 1 2 है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर 2 रोज की एंट्री सेम है, एक जैसी है, तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखें, ये देखें, इसमें इस मैट्रिक्स में पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और दूसरी रो दोनों सेम है, एक जैसी है। पहली रो भी 1 2 है और दूसरी रो भी 1 2। बेशक आप इसको सॉल्व करके देख लें, 1 को आप करें मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 माइनस फार्मूले का, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 2, तो 2 - 2 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि क्या होगा कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर क्या आता है, डिटर्मिनेंट उसका क्या आता है, 0, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 4 क्या कहते हैं, इफ ऑल द एंट्रीज और कॉलम, तमाम एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0। एक रो या एक कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम की तमाम एंट्रीज अगर हो 0 0 तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम जिसकी तमाम एंट्रीज हैं 0 0 तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 ही आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, ये देखिए, इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है, 0 0, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, 0 0, ठीक है। दैट मीन्स कि इसका डिटर्मिनेंट, अब ये एक्चुअली मैं यूज कर रहा हूँ 2 क्रॉस 2, तो ये सेम टू सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करती है फॉर 3 ऑर्डर, फॉर 4 ऑर्डर, ठीक है। लेकिन याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। रोज और कॉलम्स की तादाद सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 की एग्जांपल इसलिए लिए कि इनको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। वो 3 क्रॉस 3 अगर लें तो फिर इसको डेफिनेटली हमें सॉल्व करना थोड़ा सारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए जरा, इसमें पहला कॉलम टोटल 0 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 0 × 0 0 और 0 × 2 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जरा देखते हैं, इफ द एंट्रीज ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर multiplied by real number k, then the determinant of resulting matrix is ka determinant, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसमें कहता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की रो या कॉलम को किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, सपोज 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 से, बट अगर वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो कहता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट अब आएगा ना, वो आएगा k टाइम्स a डिटर्मिनेंट,
वो क्या आएगा के टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करने के अलावा जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा ना, उसको जस्ट आपने के से मल्टीप्लाई कर देना तो वो आपका ओवरऑल आंसर बन जाता है, के टाइम्स ए डिटर्मिनेंट। नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए जरा। इफ ईच एंट्री ऑफ ए रो or a column of a square matrix A is added to a non-zero multiple of corresponding entry of another column, then the determinant of resulting matrix is A। अच्छा, ये परेशान नहीं होना, ये मतलब मैथ में यही मामला होता है कि बस ये मुश्किल से इंग्लिश लिख दी जाती है, ठीक है, लेकिन ये बात बीच में बड़ी आसान सी सिंपल सी बात होती है, ठीक है। तो ये हम आगे जब एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन करेंगे ना प्रॉपर्टीज को यूज करके, तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब ये कहता है, एक्चुअली क्या कहता है कि each to each entry of a row or a column of a square matrix A is added non-zero multiple of corresponding entry of another row, ठीक है। अब एक्चुअली क्या कहता है कि आप एक रो के किसी एलिमेंट में किसी दूसरी रो का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कि अगर पहली रो का पहला एलिमेंट है ना, तो दूसरी रो का भी पहला एलिमेंट ही आपस में उनको हम किसी एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ना, तो पहली रो में ऐड या दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। तो ऐड करने के बाद कहता है कि उसके डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। या यूं समझ लें आसान अल्फाज में कि आप किसी एक रो में दूसरी रो के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, या किसी एक कॉलम में दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है, ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर हो सकती है, लोअर ट्रायंगुलर हो सकती है, ठीक है। तो देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है ना ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो कहता है कि उसका आपको डिटरमिनेंट जब आपने फाइंड करना है ना, तो सिंपल आपने क्या कर देना है, उसके मेन डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये सामने मैट्रिक्स है आपके ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, गौर करें। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली तमाम एंट्रीज क्या है, 0 0। तो कहते हैं कि अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसका डिटरमिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कि यहाँ 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने आप 7 के साथ, ठीक है। मतलब कि ये प्रिंसिपल डायगोनल वाली सारी एंट्रीज को मैंने किया मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर देखें क्या आ जाता है, कितना आता है जी, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 4 7 28, ठीक है, 28 इसका सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर मैट्रिक्स आपके पास हो